हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दिस इज अमनदीप कौर और आज हमारे सीरीज में हमारा 26th लेक्चर है। और आज हम टॉपिक सेवन जो है यूपीएससी सिलेबस में मेंशन्ड है, पावर, आज हम इसको कवर करेंगे। पावर, हेजेमनी, आइडियोलॉजी एंड लेजिटिमेसी, ये हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है और आज हम हमारे लेक्चर में इसको कवर करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम पे कुछ फ्री ग्रुप्स चलाए जा रहे हैं। फॉर फ्री स्टडी मटेरियल आप इन्हें ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ पेड ग्रुप्स भी चलाए जा रहे हैं फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। और इंक्वायरी के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे पीएसआईआर ऑप्शनल का भी पेड ग्रुप चल रहा है, आप उसे ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। और वहाँ ग्रुप में आपको मेरे नोट्स के पीडीएफ्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस मिलेंगे और डाउट क्लियरिंग, आपके डाउट क्लियर कराए जाएंगे आपके वहाँ पे। तो आपको ओवरऑल बहुत बेनिफिट मिलेगा। और फीस आपकी जो है 6000 तो फीस है, प्लस 18% आपको अलग से देना पड़ेगा। ये जीएसटी है, ये अलग से देना पड़ेगा, 6000 के ऊपर चार्ज होगा और ये आपकी फीस है। सो पावर का कॉन्सेप्ट जिसे आज हम कवर करेंगे, पावर इज सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो पावर ही है। पावर के जो थ्योरीज है वो स्टेट की पावर की ही जो बात करते हैं ज्यादातर, क्योंकि पॉलिटिक्स में जब कोई आते हैं लीडर्स वगैरह तो उनके हाथ में पावर ही होती है। पावर के साथ ही वो अपना काम जो है करवाते हैं, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। So, however, like all concepts in politics, it remains a contested concept. अब contested concept कौन से होते हैं? जिनकी जो एक definition पे सब लोग agree नहीं होते हैं, जिसको सब लोग अलग अलग जो है अपनी definition देते हैं। तो पावर में भी आज हम यही समझेंगे कि सारे जो thinkers थे उन्होंने अपनी अपनी definitions दिए हैं। यहाँ पे disagreement है with respect to meaning of power, means of power and forms of power। हर कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे जो है डिसएग्रीमेंट है अमंग स्कॉलर्स। सो उसके बाद है मीनिंग ऑफ पावर क्या है। बर्ट्रैंड रसेल ये कहते हैं कि डिफाइन पावर एज द प्रोडक्शन ऑफ द इंटेंडेड इफेक्ट्स। जो हम दूसरों से काम करवाना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से दूसरों से काम करवा सकें, जो हम चाहते हैं दूसरों से वो काम करवा सकें। इन कॉमन पार्लेंस द टर्म पावर मे बी यूज्ड इन मल्टीफेरियस कॉन्टेक्स्ट। फॉर इंस्टेंस वी टॉक ऑफ द पावर ऑफ मैन ओवर नेचर। अब इंसान है, इसकी नेचर और मटेरियल थिंग्स के ऊपर पावर है, और एक इंसान की दूसरे इंसान के भी ऊपर है। जब स्टेट में जो रूलर होते हैं उनकी जो अपने स्टेट के लोगों के ऊपर पावर होती है। सो मोस्ट ऑफ द थ्योरिस्ट ऑफ पावर इंक्लूडिंग रसेल, जिनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, प्रेफर टू restrict its यूज टू पावर ओवर ह्यूमन बींग्स। ये कहते हैं कि पावर को कभी एक इंसान को दूसरे इंसान के ऊपर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे सिंपल लैंग्वेज में मास्टर की पावर होती है अपने स्लेव के ऊपर, या फिर आजकल डोमेस्टिक हेल्प को ले लो, अपने नौकर के ऊपर जो है मालिक की जो है पावर ही होती है ना, इसीलिए वो उससे काम करवाते हैं। सो पावर टू बी इफेक्टिव एंड स्टेबल ऑफन टेक्स द कैरेक्टर ऑफ अथॉरिटी विच ऑल्सो कॉम्प्रिहेंस लेजिटिमेसी। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इनके डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज द कैपेसिटी टू सिक्योर विलिंग ओबीडियंस। It is authority which ensures a social acceptance and effective implementation of rules, politics, policies and decisions। यहाँ पे पावर में अथॉरिटी और लेजिटिमेसी की डेफिनेशन भी पता होना जरूरी है। अथॉरिटी का मतलब है पावर जो एक्सरसाइज करते हैं, प्लस जो है लेजिटिमेसी। अब लेजिटिमेसी क्या है? लेजिटिमेसी है द क्वालिटी ऑफ एन एक्ट और अरेंजमेंट विच इज रिगार्डेड एज लॉफुल बाय दोज अफेक्टेड बाय इट। अब ये एक स्टेट है मान लो, या कोई इंसान है, दूसरे लोग जो हैं इसकी पावर को जो ये लोग हैं फॉलो कर रहे हैं, इनको ये जो भी ऑर्डर्स दे रहा है, ये लोग जो इनके ऑर्डर्स को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं और जो है अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट की जो है लेजिटिमेसी है। इनको लगता है कि ये इंसान जो ऑर्डर दे रहा है ये बिल्कुल सही ऑर्डर्स दे रहा है और हमारे खुद के फायदे के लिए है। जब इंसान जो है लोग समझते हैं कि ये अप्रोप्रिएट है हमारे ऊपर इनकी पावर, तो इनकी पावर और अप्रोप्रिएटनेस समझना कि ये सही है, दोनों को मिला के बनती है अथॉरिटी। रॉबर्ट एम मैकाइवर इन्होंने कहा है एप्टली डिफाइन पावर एज अ कैपेसिटी इन एनी रिलेशनशिप टू कमांड द सर्विस और कंप्लायंस ऑफ अदर्स। पावर मे इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स।
पावर से क्या होता है कि दूसरों से अपने काम करवाना, जो हम चाहते हैं दूसरों से, हम दूसरों को ऑर्डर दे रहे हैं, दूसरे लोग हम चाहते हैं हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करें, तो अगर कोई पावर होगी हमारे पास तभी कोई दूसरे इंसान फॉलो करेंगे। एक तो होता है फोर्स के हिसाब से दूसरों से अपने काम करवाना, डर के मारे, जैसे डर दे के दूसरे इंसान को कि वो हमारा काम करें, हम वो इसलिए काम करें दूसरे लोग क्योंकि वो हमसे डरते हों। एक तो होता है डर के बेसिस पे दूसरों से काम करवाना, एक होता है कि दूसरे लोग अपनी मर्जी से काम करें, तो वो है लेजिटिमेसी। जब लोग समझते हैं कि हाँ, जो हमारे ऊपर पावर एक्सरसाइज की जा रही है, हमें जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो वो जो लेजिटिमेट पावर होती है वो अथॉरिटी का काम करती है। उसके बाद एक और टर्म है टायरनी। टायरनी रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच पीपल आर फोर्स्ड टू लिव और वर्क अंडर वेरी अनप्लेजेंट और हार्श कंडीशंस एज दे आर ऑब्लाइज्ड टू सबमिट टू द आर्बिट्रेरी विल ऑफ देयर मास्टर। अब ये क्या होता है कि जब जो उसके जो स्टेट के जो रूलर्स हैं वो जबरदस्ती जो है लोगों के ऊपर ऐसे ऑर्डर्स थोपते हों जो वो करना ना चाहते हो, और उन्हें ऐसी जिंदगी जीने पे मजबूर किया जाए जो करना ना चाहते हो, तो ऐसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो टायरनी होती है। जब जबरदस्ती लोगों को बिना कोई राइट्स दिए अपनी मनमानी करना और लोगों से अपनी बातें मनवाना, लोग जो है डर के मारे करेंगे, आपकी आपकी बात सुनेंगे, तो ऐसी गवर्नमेंट टायरनी हो जाती है। उसके बाद है मैनिफेस्टेशंस ऑफ पावर। यहाँ पे ये पावर है, पावर को अब कोई एक्सरसाइज करेगा, पावर जो है ऑटोमेटिकली अपने आप तो काम करेगी नहीं, आइसोलेशन में कोई ना कोई एजेंट तो होगा जो उसको एक्सरसाइज करेगा। एक तरफ एजेंट है, एक तरफ उसके सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर जो है एक्सरसाइज की जाएगी पावर। एजेंट जो है वो कमांड देता है, वो कमांड देता है अपनी। तो कमांड जो है दो टाइप की हो सकती है, एक तो क्वेश्चन, एक तो मोटिवेशन। अब जो सब्जेक्ट है वो इसका काम क्या है, ओबीडियंस, इसने तो सुनना है, जो भी इसका एजेंट कहेगा इसने मानना है। अगर कमांड जो है जबरदस्ती वाली होगी, क्वेश्चन के साथ इनसे काम करवाया जाएगा, तब ये क्या करेंगे, फियर से, डर के मारे इनकी बात मानेंगे, इनको तो माननी पड़ेगी। तब जब ऐसा स्टेट बनता है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, तो वो टायरनी कहलाती है कि यहाँ पे ये जबरदस्ती अपने ऑर्डर्स दे रहे हैं और ये सब्जेक्ट इनके ऑर्डर्स को मानना नहीं चाहते लेकिन डर के मारे ये मान रहे हैं, तो ऐसी फॉर्म जो है गवर्नमेंट की वो टायरनी हो जाएगी। और दूसरी कमांड जो होती है मोटिवेशन वाली, इसमें क्या होता है कि लोगों का कंसेंट होता है, वो मानते हैं कि अगर हाँ हमें ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं तो ये हमारे भले के लिए हैं। जैसे कि लॉज बनते हैं, ट्रैफिक रूल्स बनते हैं, तो है तो ये ऑर्डर्स ही ऊपर से, लेकिन लोग जो है मानते हैं कि ट्रैफिक रूल्स जो है हमारे भले के लिए सही है, तो ये जो पावर बन जाएगी ये अथॉरिटी बन जाएगी, क्योंकि लोग जो ऐसे अपनी मर्जी से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऐसी अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई रिवोल्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारे ऊपर जबरदस्ती कुछ थोपा नहीं जा रहा है, हमसे जो काम करने को कहा जा रहा है उसमें हमारा ही फायदा छुपा हुआ है। So power exercised through motivation plus obedience rendered by the consent are manifested in authority। तो ये अथॉरिटी होती है, जैसे कि हमने पढ़ा है पावर एक्सरसाइज थ्रू कोशन प्लस ओबीडियंस। तो यहाँ पे क्या होती है, रेंडर्ड आउट ऑफ फियर आर मैनिफेस्टेड इन टायरनी, जो हमने अभी डिस्कस किया। सो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ थ्योरीज ऑफ अथॉरिटी, जो होती है लेजिटिमेट पावर होती है वो अथॉरिटी बन जाती है। जब पावर लेजिटिमेट होती है वो अथॉरिटी बन जाती है, तो इसके थ्योरीज पढ़ते हैं। सबसे पहले ओरिजिन जो है इनकी, ओरिजिन इज इन डिबेट बिटवीन लिबरल्स एंड मार्क्सिस्ट। सबसे पहले मार्क्सिस्ट ये क्या सोचते हैं पावर के बारे में, ये कहते हैं कि स्टेट जो रिप्रेजेंट करता है वो कोर्सिव पावर है, स्टेट जो करता है रिप्रेजेंट वो कोर्सिव पावर है। स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्शन, पीपल ओबे स्टेट आउट ऑफ फियर, देयर इज नो रियल विल ऑफ स्टेट। क्योंकि ये मार्क्सिस्ट है, हमने आइडियोलॉजी पढ़ी है, ये स्टेट को खत्म करना चाहते थे, ये स्टेट को समझते थे कि ये इंस्ट्रूमेंट है कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में, ताकि कैपिटलिस्ट जो लोग हैं वो अपना दूसरे लोगों से अपनी बात मनवा सके। सो पीपल जो है ये कहते थे, लोग जो है स्टेट को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके अंदर डर है, वो नहीं मानेंगे तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। तो यहाँ पे लोगों की रियल विल जो है वो कुछ भी नहीं है। आइडिया ऑफ अथॉरिटी इज लिंक्ड टू लिबरल्स। अब क्या है कि मार्क्सिस्ट तो कहते हैं कि ये पावर है, कोर्सिव पावर है जो लोगों के ऊपर स्टेट जो है एक्सरसाइज करता है, लेकिन लिबरल्स कहते हैं कि ये पावर नहीं है, ये अथॉरिटी है।
अब अथॉरिटी, इन्होंने अपनी पावर को लेजिटिमेट बना दिया कि स्टेट जो भी करता है लोगों को पता है कि हमारे भले के लिए है, इसलिए लोग उसे मान रहे हैं। तो ये पावर नहीं है, ये अथॉरिटी है जो लोग अपनी मर्जी से मान रहे हैं। फॉर देम स्टेट डज नॉट रिप्रेजेंट फोर्स बट विल। स्टेट जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो विल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लोग जो है आप खुद विलिंगली वो इस चीज को मान रहे हैं कि स्टेट जो भी कर रहा है वो हमारे फायदे के लिए कर रहा है, और स्टेट जो है वो बना भी हमारे फायदे के लिए ही है। सो अकॉर्डिंग टू टी.एच. ग्रीन, जो फादर है हमारे पॉजिटिव लिबरलिज्म के, ये स्टेट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हमने पढ़ा था विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट एंड जनरल विल इज नॉट द विल ऑफ द स्टेट बट विल ऑफ द पीपल फॉर द स्टेट। तो ये कहते हैं कि लोगों को पता है स्टेट हमारे फायदे के लिए है, इसलिए लोगों ने अब तक स्टेट को बचा के रखा हुआ है, स्टेट के अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं किया है। स्टेट कंटिन्यूज बिकॉज इट परफॉर्म्स यूजफुल फंक्शंस। अब जो हमने पॉजिटिव लिबरलिज्म पढ़ा था, इसमें हमने समझा था कि जो पॉजिटिव लिबरलिज्म में स्टेट को इन्होंने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था, वेलफेयर स्टेट का। तो ये लिबरल थिंकर यही कहते हैं कि स्टेट जो है वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, इसलिए लोगों ने इसे प्रोटेक्ट करके अब तक रखा हुआ है। लोग जो है स्टेट को डर की वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी की वजह से मानते हैं। स्टेट्स पावर इज लेजिटिमेट है, मीन्स अप्रोप्रिएट है। सो एक मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर का भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है टू कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। मैक्स वेबर जो है जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है, ये सोशियोलॉजिस्ट, इन्होंने आइडेंटिफाई की है 3 प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी की बात कर रहे हैं जो लेजिटिमेट पावर होती है। तो यहाँ इन्होंने एक तो कहा है कैरिस्मेटिक। कैरिस्मेटिक के बेसिस पे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज होती हैं, लोग जो होते हैं, जैसे कि हमारे नेहरू जी थे लीडर, तो लोग जो है उनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होते हैं और उनको जो है अपना जो है रूलर सही तरीके से अपने तरीके से एक्सेप्ट उनको कर लेते हैं। सो पर्सनैलिटी ऑफ लीडर एग्जाम्पल रूल ऑफ पॉपुलर डिक्टेटर्स। जो भी हमारे कई बार क्या होता है कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी से ही, किसी लीडर की पर्सनैलिटी से लोग इतने ज्यादा इंप्रेस होते हैं कि वो लीडर जो भी पॉलिसीज बनाता है वो अपनी मर्जी से उसे मानते हैं। दूसरा है ट्रेडिशनल जो है टाइप ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे बेस्ड ऑन लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन। अब जो लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन होता है, जैसे कि पहले एक राजा थे, फिर हेरिडिटरी रूल जिसमें फिर उसके बेटा बन गया, फिर उसका पोता बन गया, तो ऐसे चेन बनती है। तो लोग इसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये राजा थे पहले, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये उनका बेटा है, तो वो उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। एक होता है लीगल रैशनल। लीगल रैशनल में क्या होता है, ये अथॉरिटी की टाइप है जिसमें इट इज बेस्ड ऑन द ऑफिस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, एग्जांपल द रूल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब रूल ऑफ ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट जो है वो लॉ के अंडर ही काम करते हैं। इनको जो अथॉरिटी मिली होती है, जो लेजिटिमेट पावर होती है, वो लॉ के अंडर ही मिली होती है, लीगल होती है इनकी अथॉरिटी। जो भी लॉ इनको देता है वही ये मानते हैं। तो एक हो गई ये वाली अथॉरिटी। और उसके बाद है लेजिटिमेसी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। लेजिटिमेसी मींस व्हाट पीपल कंसीडर एज अप्रोप्रिएट। लेजिटिमेसी का मतलब है जो लोग खुद समझते हैं कि ये अप्रोप्रिएट है और ये सही है। सो लेजिटिमेसी एंड लीगैलिटी आर नॉट सेम। अब क्या है, लेजिटिमेसी का मतलब तो ये है कि जो लोग समझते हैं ये अप्रोप्रिएट है, सही है, लेकिन लीगैलिटी होता है कुछ लॉफुल होना। अगर मान लो हमने किसी चीज के लिए लॉ बना दिया तो वो लॉ बन गया। मान लो किसी क्राइम के लिए हमने लॉ बना दिया है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 377, जिसमें क्या है कि एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए है कि सेम सेक्स मैरिजेस को नहीं अलाउ किया जाएगा, इलीगल है। जैसे कि जैसे कि हमारे आईपीसी में ये सेक्शन था, तो इसके अकॉर्डिंग यही था कि सेम सेक्स मैरिजेस जो होंगी वो इलीगल होंगी, तो ये इलीगल बन गई। तो जब तक लॉ नहीं था तब तक ये कुछ भी नहीं था, तब तक ये इलीगल नहीं था, लेकिन जब लॉ बन गया तो ये इलीगल बन गए। तो इनके कहने का मतलब है देयर मे बी न्यूमरस लॉज, बहुत सारे लॉज ऐसे हो सकते हैं विच पीपल मे कंसीडर इलेजिटिमेट। अब ये लॉ तो बन गया था, लेकिन बहुत सारे जो लोग होंगे उन्होंने समझा होगा कि ये लॉ सही नहीं है। तो लीगैलिटी एंड लेजिटिमेसी में डिफरेंस है। लीगैलिटी इज नेसेसरी फॉर गवर्नेबिलिटी, लेजिटिमेशन क्राइसिस मे रिजल्ट इनटू क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी। अब क्या होता है कि
अगर जो है स्टेट जो है लेजिटिमेट पावर को एक्सरसाइज करेगा तब तक तो सही है, लेकिन इलेजिटिमेट पावर को जब एक्सरसाइज करेगा लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये स्टेट हमारे फायदे के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। सो उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन लेजिटिमेसी एंड हेजेमनी। अब जो है यहाँ से जो हमें पता चल रहा है, जितना हमने लेजिटिमेसी के बारे में पढ़ा है कि ये अप्रोप्रिएट पावर है, लोग जो है अपनी मर्जी से स्टेट की पावर को एक्सेप्ट करते हैं तब वो अथॉरिटी बन जाती है। तो लेजिटिमेसी एंड हेजेमनी में क्या रिलेशनशिप है? जो ग्रामसी का कॉन्सेप्ट हमने हेजेमनी का पढ़ा था वो भी एक टाइप की सॉफ्ट पावर थी, वो भी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन थी कि किस तरह से रूलिंग क्लास जो है डोमिनेशन कर रही है, डोमिनेट कर रही है अपने लोगों को, और अपने तरीके से डोमिनेट कर रही है कि लोग अपनी मर्जी से उनकी पावर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जो लेजिटिमेसी है बिलोंग्स टू लिबरल डिस्कोर्स। लेजिटिमेसी का जो टर्म का जन्म हुआ था ये लिबरल जो आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे इन्होंने दिखाया दिया था, क्योंकि मार्क्सिस्ट जो थे इनको ये कह रहे थे कि स्टेट जो है फोर्स के बेसिस पे बना खड़ा है और स्टेट जो है इलीगल पावर है। कहने का मतलब स्टेट जो है फोर्स कर रहा है, स्टेट के डर से लोग लॉस को मान रहे हैं। तब लिबरल वालों ने कहा था कि फोर्स नहीं विल है जिसकी वजह से स्टेट टिका हुआ है। और आइडिया जो हेजेमनी का है ग्रामसियन आइडिया है, फॉर लिबरल्स देयर इज कंसेंट फॉर स्टेट। तो लिबरल्स के लिए क्या क्या था कि यहाँ पे कंसेंट है स्टेट के लिए, so people accept its authority. But for Gramsci, state continues not because of legitimacy or consent but because of hegemony. hegemony हमने पढ़ा था डोमिनेशन की फॉर्म है जहाँ पे कंसेंट जो है रियल नहीं होता है। ग्रामसी ने कहा था कि स्टेट के लिए लोगों का कंसेंट रियल नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट है और इसको मैन्युफैक्चर करने का काम करती है सिविल सोसाइटी। और there is no real consent but manufactured consent and it is manufactured by civil society, ऐसा ग्रामसी ने कहा था। अभी हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ पावर। पावर के क्या अलग अलग थ्योरीज हैं। सो मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है? मार्क्स जो है कार्ल मार्क्स ने कहा था there is limited amount of power in society which can only be held by one person or group at a time and these groups are working and ruling classes। कार्ल मार्क्स का कहना था जो पावर है वो रूलिंग क्लासेस के हाथ में होती है, पावर जो है लिमिटेड है और सिर्फ जो कुछ लोग ही इसे अपने हाथ में रख सकते हैं और जो रूलिंग क्लास है वही उसे अपने हाथ में रखती है। अंडर कैपिटलिज्म द रूलिंग क्लास होल्ड ऑल पावर एंड यूज इट टू एक्सप्लॉइट द वर्किंग क्लासेस। सो मार्क्स का कहना ये था कि कैपिटलिज्म जो है सिस्टम, इसमें स्टेट के पास पावर होती है तो ये एक्सप्लॉइट करते हैं वर्किंग क्लासेस को। दिस थ्योरी रिकॉग्नाइजेस क्लास एज द ऑर्गेनाइजिंग कैटेगरी फॉर एक्सरसाइजिंग पावर सोसाइटी। इन्होंने कहा था सोसाइटी जो है दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस में डिवाइडेड है, ऐसी क्लासेस जो कभी भी जिनके इंटरेस्ट मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक पुअर है एक रिच है तो इनके इंटरेस्ट कभी भी सेम हो नहीं सकते हैं। तो ये कहते थे कि जो स्टेट है ये कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से जिसके साथ वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं और वर्किंग क्लासेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये कार्ल मार्क्स का स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ा था। उन्होंने कहा था ये बेस है और बेस में जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स को बताया है इन्होंने के मींस ऑफ प्रोडक्शन, फिर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी में पढ़ा था। इन्होंने ये कहा था कि बेस के ऊपर खड़ा है सुपर स्ट्रक्चर, जिसके हाथ में इकोनॉमिक पावर होगी उसी के हाथ में सुपर स्ट्रक्चर होगा। कहने का मतलब है जो रिच लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं सोसाइटी में जो है उन्हीं के कल्चर, रिलीजन, फिलॉसफी, उन्हीं की वैल्यूज को जो है प्रमोशन मिलेगा। और जो मीडिया है, पॉलिटिक्स है, साइंस, एजुकेशन, हर जगह सिर्फ और सिर्फ इनकी आइडियोलॉजी होगी जिनके हाथ में इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे। उसके बाद एक और थ्योरी है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पावर के बाद एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर है। तो इसमें जो है व्यूज है विल्फ्रेडो परेटो के। इन्होंने जो इनकी बुक थी द माइंड एंड सोसाइटी, इसमें एक टर्म यूज की है इलाइट टू इंडिकेट अ सुपीरियर सोशल ग्रुप। इन्होंने कहा था कि हर एक सोसाइटी में, जितनी भी दुनिया के सोसाइटीज हैं, हर एक सोसाइटी में एक माइनॉरिटी ग्रुप होता है जो इलाइट ग्रुप होता है, वो जो है सारे डिसीजन को लेता है क्योंकि मासेस लैक क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप एज वेल एज हैज द फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि हर एक इंसान जो है वो लीडर नहीं बन सकता है, उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं होती हैं और वो बहुत सारे लोग दुनिया में जो मेजॉरिटी जो है लोगों की वो
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। सो हर एक सोसाइटी में एक माइनॉरिटी ग्रुप होगा, छोटा ग्रुप होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो लीडरशिप परफॉर्म करने के लिए आगे आएगा, वही जो होगा इलाइट ग्रुप होगा, और जो पावर होगी वो उन्हीं के हाथ में होगी। सो परेटोज मॉडल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स का इन्होंने एक मॉडल दिया था, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था जैसे कि ये सोसाइटी है, अब सोसाइटी में तो हर टाइप के लोग रहते हैं, लेकिन इन्होंने कहा था कि मेजॉरिटी के बीच पूरी सोसाइटी में कुछ जो है माइनॉरिटी होगी, माइनॉरिटी कुछ जो है कुछ लोग होंगे उनकी माइनॉरिटी होगी, वो ज्यादा नहीं होंगे, सो वो इलाइट्स होंगे, और जो मेजॉरिटी में होंगी वो होंगी मासेस, मेजॉरिटी में मासेस होंगी। और जो है इलाइट्स के पास क्या होगा, डिस्टिंग्विश्ड बाय कॉम्पिटेंस एंड एप्टीट्यूड फॉर लीडरशिप, ये जो लोग हैं इनके पास कुछ कैपेबिलिटीज होंगी, सो ये लीडरशिप का रोल परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो जो मासेस हैं दे आर डिवाइड ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, फियर फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है डरते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, ये मासेस जो है मेजोरिटी में है। अब जो इलाइट्स हैं इसमें दो टाइप के इलाइट्स होंगे, एक तो है गवर्निंग इलाइट्स जो गवर्न कर रहे हैं, जो जो पावर में है, लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और एक दूसरे ग्रुप होंगे नॉन गवर्निंग इलाइट्स। अब क्या है कि जैसे इलाइट्स हैं ये माइनॉरिटी में है, तो माइनॉरिटी में जैसे कुछ लोग हैं, माइनॉरिटी के कुछ लोग तो पावर में आ जाएंगे, कुछ लोग फिर भी पीछे रह जाएंगे, वो होंगे नॉन गवर्निंग इलाइट्स। अब क्या होगा कि जैसे एक बार इनके पास पावर है तो ये क्या बनेंगे, ऑपोजिशन बनेगी, फिर दूसरी बार पावर इनके पास आ जाएगी, फिर इनके पास आ जाएगी। जैसे इंडिया में भी बेसिकली दो पार्टीज हैं, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, ऐसे ही पावर, तो ये कहते हैं कि पावर जो है सर्कुलेट होता है इलाइट्स का, मासेस जो है इनका कोई लेना देना नहीं है, पावर जो है सिर्फ इन्हीं के हाथ में होती है। तो ये एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर है, जिसमें ये कहते हैं कि हर एक सोसाइटी में कुछ माइनॉरिटी लोग होते हैं, वो इलाइट्स होते हैं जिनके पास पावर होती है, क्योंकि वो लीडरशिप को परफॉर्म करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मासेस जो होती हैं उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होते हैं। So Pareto regarded intelligence and talent as the outstanding qualities of elite. जो elite लोग हैं उनके पास वो intelligent होंगे, उनके पास talent होगा। उसके बाद गैटेनो मॉस्का, इनकी एक बुक है द रूलिंग क्लास, इन्होंने He postulated that people are necessarily divided into two groups. इन्होंने भी अपनी बुक में ये कहा है कि लोग जो हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, एक तो है रूलर और एक है रूल्ड। तो इन्होंने भी यही कहा है कि रूलिंग क्लास इज पॉलिटिकल क्लास दैट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स, especially in parliamentary democracy. He argued that a dominance of ruling class was essential to provide for proper organization of the unorganized majority. Ruling class is distinguished by its capacity of organization. तो ये कहते हैं Theory believed that division of society into elite and masses was functional. तो ये मानते हैं कि ये सही है, अगर सोसाइटी में ऐसी डिवीजन है तो दो टाइप के जो लोग होते हैं, एक होते हैं रूलर, दूसरे होते हैं रूल्ड। तो जो रूलर्स हैं इनके पास कैपेबिलिटीज हैं, रूल्ड के पास कैपेबिलिटीज नहीं है, तो ये जो है इनको जो है ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास क्वालिटीज नहीं है, ऐसा कहना था मॉस्का का। उसके बाद है रॉबर्ट मिशेल्स, उनका काम है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। ये कहते हैं, इन्होंने दिखाया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे उसका ओरिजिनल एम कुछ भी हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक वेज में इस्टेब्लिश हुई हो, लेकिन इवेंचुअली वो रिड्यूस हो जाएगी ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या होता है, कुछ थोड़े से लोग हैं जो रूल करते हैं, जैसे मेजॉरिटी में कुछ थोड़े से लोग हैं जो रूल करते हैं। इसमें इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इन्होंने ऐसा कहा कि जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डेमोक्रेटिक मीन्स पे बनी है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो तो कुछ जो मैनेजमेंट के लोग हैं वही लेंगे। सो मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो माइनॉरिटी में होंगे, तो उनकी ओलिगार्की हो जाएगी। दिस पीपल बिकम सो प्रोमिनेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर एक्सपर्टीज दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस देम एट पीरियोडिकल री-इलेक्शन. This iron law of oligarchy rules out the possibility of circulation of elites as envisaged by Pareto and Mosca. इससे पहले हमने परेटो एंड मॉस्का के बारे में पढ़ा है, और हमने पढ़ा है कि जो गवर्निंग इलाइट्स होते हैं और नॉन गवर्निंग इलाइट्स होते हैं वो आपस में सर्कुलेट होते रहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि सर्कुलेशन उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट में कुछ लोग बैठे होते हैं इनके पास एक्सपर्टीज होती है, तो इनको रिप्लेस करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होता है, और ओलिगार्की के छोटे जो थोड़े लोग होते हैं वही लोग जो है रूल करते हैं, और इनका सर्कुलेशन उतना आसान नहीं होता है।
उसके बाद है सी राइट मिल। सी राइट मिल अब क्या कहते हैं, he presented new version of elite theory in his famous work the power elite। his analysis on US democracy, इन्होंने यूएस की जो डेमोक्रेसी थी उसे एनालाइज किया था। तो इन्होंने देखा कि यूएस में भी लोगों के पास पावर नहीं है। अब यूएसए वाले जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये कहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो हमारे यहाँ लोगों को सबसे ज्यादा पावर देके रखी गई है, लोगों के पास पावर है, यहाँ पे सबको फ्रीडम मिली हुई है। लेकिन इन्होंने जब सी राइट मिल ने जब एनालाइज किया तब इनको समझ में आया कि यहाँ पे भी रियल में मासिस के पास कोई पावर नहीं है। जो पॉलिटिशियंस हैं, बिग कॉर्पोरेट्स हैं, मिलिट्री है, कुछ कुछ ही लोग हैं जिनके पास पावर है, तो यही पावर इलाइट्स हैं। ये क्या होता है, फ्यू डेवलपमेंट्स हैव गिवन राइज टू पावर इलाइट्स को जिन्होंने जन्म दिया वो है सिविल वॉर। अब जब यूएसए में सिविल वॉर हुई थी तो उसने स्ट्रेंथन कर दिया पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इंक्रीजिंग रोल ऑफ यूएसए इन इंटरनेशनल अफेयर्स में यूएसए का जो दबदबा था थोड़ा बढ़ गया था। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू मिल द पावर इलाइट्स डोंट ओ देयर पावर टू फुलफिलिंग सोशल डिमांड्स। इन्होंने कहा था कि जो पावर इन लोगों के पास है, इन इलाइट लोगों के पास जो पावर है, सारी पावर, क्योंकि मासिस के पास तो सारी पावर है नहीं। अगर कोई एक इंसान उठ के कुछ कहेगा तो उसके बेसिस पे तो पॉलिसी जो है नहीं बन जाएगी। तो इन्होंने कहा था कि जो पावर है इसको ये सोशल डिमांड्स को पूरा करने के लिए नहीं यूज करते हैं, ये इस पावर को अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। तो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करने के लिए प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर आई। प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर ने ये कहा, इमर्ज एज क्रिटिसिज्म ऑफ एलिटिज्म एंड मार्क्सिस्ट, दोनों को क्रिटिसाइज करते हुए ये थ्योरी आई। इस थ्योरी ने व्यू दिया कि ये कहना सही नहीं है कि जो इलाइट्स हैं उन्हीं के पास सारी पावर होती है, मासिस के पास भी पावर होती है। इन्होंने कंट्रास्ट करते हुए कहा कि मासिस के पास भी पावर होती है। मासिस जो है पावर को एक्सरसाइज करते हैं थ्रू प्रेशर ग्रुप्स। लोग क्या करते हैं, जब इकट्ठा होकर अपना प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो या डॉक्टर्स का यूनियन हो या किसी भी टाइप का यूनियन हो, तो वो एक टाइप का प्रेशर ग्रुप बनाते हैं और वैसे वो पॉलिसीज को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड बट फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड। पावर जो है एलाइट्स के हाथों में कंसंट्रेटेड नहीं है, ये फेयरली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, सोसाइटी में सब लोगों के पास पावर होती है। उसके बाद डेमोक्रेसी इज नॉट ओलिगार्की बट पोलियार्की, ये इन्होंने कहा था। जिन्होंने ये वाली थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर दी थी, ये रॉबर्ट डाल थे जिन्होंने ये पावर दी है, इनका नाम याद रखना है। सो रॉबर्ट डाल एंड he has produced a study titled who governs to investigate claims of C right mill, जिनके claims हमने पहले पढ़े हैं। इनके claims को जो है investigate करने के लिए इन्होंने काम किया था। So according to him, as far as day-to-day affairs of life are concerned, people in USA do have lots of powers इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग थ्रू प्रेशर ग्रुप्स। तो ये यही कहते हैं कि लोगों के पास पावर है। लोगों को अगर कोई अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना होता है, अपने फेवर में कुछ लेना होता है, तो वो प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं। प्रेशर ग्रुप्स बना के वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो किसी भी टाइप से प्रोटेस्ट करें, चाहे डेफिनेटली नॉन वायलेंट तो अब होगा नहीं, वायलेंट तो अब होगा नहीं। सो स्ट्राइक वगैरह वो कुछ भी करते हैं लेकिन अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। सो एक है नियो प्लूरलिज्म, पहले प्लूरलिज्म आया। सो रॉबर्ट डाल वही इंसान जिन्होंने पहले दी थी थ्योरी प्लूरलिज्म की, इन्होंने नियो प्लूरलिज्म की भी दी। इनके साथ एक और इंसान थे, चार्ल्स लिंडब्लॉम। तो इन्होंने कहा था, इन्होंने भी फिर खुद एक्सेप्ट किया कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जितने भी अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं, सबके पास इक्वल पावर नहीं है। किसी ग्रुप के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। जैसे कि एक सिंपल है, सिगरेट्स को बंद करने के लिए फॉर एग्जांपल दो ग्रुप बनते हैं। एक ग्रुप है जो सिविल सोसाइटी का है, वो कहते हैं कि सिगरेट्स को बंद किया जाना चाहिए, इनके प्रोडक्शन को बंद किया जाना चाहिए। लेकिन फिर जो है जितनी भी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अपना एक ग्रुप बनाएंगी, वो लॉबिंग करेंगी गवर्नमेंट के साथ, इनको मनाने की कोशिश करेंगी कि सिगरेट को बंद ना किया जाए। तो है तो ये दोनों प्रेशर ग्रुप्स ही, दोनों अपने अपने तरीके से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सुनी किसकी जाएगी? जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज ने अपना जो अपना ग्रुप बनाया है, ये वाले प्रेशर ग्रुप की डेफिनेटली ज्यादा इसको वेटेज मिलेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनके पास गवर्नमेंट को देने के लिए पैसे होते हैं और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन मासेस से तो गवर्नमेंट ने ज्यादा कुछ लेना नहीं होता है,
वोटिंग के टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम पे मासेस को पूछा जाता है। सो यही है जो इन्होंने नियो प्लूरलिज्म में एक्सेप्ट किया था। दे एक्सेप्टेड दैट ऑल ग्रुप्स डू नॉट हैव इक्वल पावर, कॉर्पोरेट क्लास हैज ग्रेटर पावर देन अदर्स। तो यहाँ पे उन्होंने यही एक्सेप्ट कर लिया था कि जो कॉर्पोरेट क्लास है इनके ग्रुप को ज्यादा पावर मिली होती है, ये ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स। सो यूएसए इज नॉट अ पॉलियार्की बट अ डिफॉर्म्ड पॉलियार्की। सो इन्होंने नियो प्लूरलिज्म में कहा था कि यूएसए जो है वो डिफॉर्म्ड पॉलियार्की है, पॉलियार्की सिर्फ पॉलियार्की नहीं है। दैट इज टाइटल्ड इन फेवर ऑफ कॉर्पोरेट, टिल्टेड इन फेवर ऑफ कॉर्पोरेट क्लास के जो फेवर में काम करती है। Neo pluralist arguments come near to Marxist. Both agree that corporate class has power, but for Marxist only corporate class has power, but for pluralist corporate class has more power. अब यहाँ पे मार्क्सिस्ट जो ग्रुप है, क्योंकि ये तो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, कैपिटलिज्म के पूरी तरह से अगेंस्ट थे, तो इन्होंने कहा था कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, इन्हीं के पास सबसे ज्यादा पावर है, सारी पावर यहीं पे उन्होंने, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसके पास ये पावर है, जिसके हाथ में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, सारा सुपर स्ट्रक्चर उसी के बेस पे खड़ा है, तो इन्होंने तो ये कहा था। लेकिन जो है यहाँ पे जो नियो प्लूरलिस्ट है, इन्होंने कहा था कि कॉर्पोरेट ग्रुप के पास पावर है, लेकिन ज्यादा पावर उनके पास है, लेकिन बाकी भी ग्रुप्स हैं जिनके पास पावर है। सो उसके बाद है एट प्रेजेंट डेमोक्रेसी विच मीन्स पावर with people is concerned to be a philosophical notion. The reality of democracy is polyarchy. कहने के लिए डेमोक्रेसी में हर एक इंसान एम्पावर्ड है, सबकी बात सुनी जाती है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं। जब डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया गया रियल में, तो इसने पॉलीआर्की की फॉर्म ले ली, जहाँ पे ग्रुप्स में तो पावर होती है, और उसमें भी कई ग्रुप्स में ज्यादा पावर होती है, कई में कम होती है। वेयर इंडिविजुअल्स डोंट एंजॉय पावर बट एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। क्योंकि जो सिंगल इंडिविजुअल जब आकर कुछ कहेगा कि हमारी पॉलिसी, हमारी बात सुनो, तो गवर्नमेंट में कोई भी सुनेगा नहीं, लेकिन वही लोग जब ग्रुप बना लेंगे, फिर प्रेशराइज करेंगे, तो उनकी बात को फिर भी सुना जा सकता है। लिबरल डेमोक्रेसी और पॉलीआर्की फीचर्स क्या है इनके? कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम टू राइट टू डिसेंट है। उसके बाद ग्राम्सियन नोशन ऑफ पावर क्या है? ग्राम्सी ने क्या कहा था पावर के बारे में? इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर कार्ल मार्क्स। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कार्ल मार्क्स के व्यूज को काफी हद तक रिफाइन किया था ग्राम्सी ने। फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स क्या कहते थे कि ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अलोन इज सोर्स ऑफ पावर। कार्ल मार्क्स के लिए क्या था? जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक पावर है, उसी के पास सारी पावर है, फिर सारा सुपर स्ट्रक्चर उसी के ऊपर खड़ा है। जिनके पास इकोनॉमिक पावर है, सारी पावर उनके पास है, उन्हीं की ही आइडियोलॉजी को आगे किया जाएगा, मीडिया भी उन्हीं की बात सुनेगा, पॉलिटिक्स में भी वही होंगे, सिविल सोसाइटी भी उन्हीं के लिए काम करेगी। सो ऐसे दिखाया गया था कार्ल मार्क्स ने। लेकिन जैसे कि हमने ग्राम्सी के बारे में पढ़ा है, इन्होंने क्या कहा है कि ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट इनफ। उन्होंने क्या कहा था कि अलॉन्ग विद वॉर ऑफ मैन्योवर, जिसको वॉर ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं, वॉर ऑफ पोजिशन भी जरूरत है तो इन्होंने सिविल सोसाइटी की इंपॉर्टेंस को भी दिखाया था कि सिविल सोसाइटी कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है स्टेट को मेंटेन करने में। So bourgeoisie class has established their power not simply because of controlling the economic structure but also the ideological structure. Marx only talks about visible power की बात कर रहे हैं, hard power की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, लेकिन ग्राम्सी ने जो बात की थी वो की थी सॉफ्ट पावर की, जो कि कार्ल मार्क्स नहीं देख पाए कि किस तरह सिविल सोसाइटी जो सॉफ्ट पावर के थ्रू काम कर रही है, वो कार्ल मार्क्स नहीं समझ पाए थे, तो ग्राम्सी ने समझाया था। उसके बाद है पावर लोकेटेड इन सिविल सोसाइटी, पावर बाय कंसेंट रादर देन पावर बाय क्वेश्चन। टू अंडरस्टैंड डायनामिक्स ऑफ पावर वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी। ये ग्राम्सी का आइडिया था। तो उसके बाद हम हाना अरेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने पावर के बारे में क्या कहा था। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, जब हम हाना अरेंट के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने वायलेंस एंड पावर में डिफरेंशिएट किया है कि जब स्टेट है, जैसे कि एक स्टेट है, उसके बहुत सारे उसके अंदर स्टेट में लोग हैं, तो ये जब अपनी मर्जी से अपनी बात मनवाएगा तो ये पावर नहीं है, ये है वायलेंस। जबरदस्ती जब किसी से कुछ करवाओगे, वायलेंट मीन्स को अडॉप्ट करोगे, तो ये वायलेंस है, ये पावर नहीं है। क्योंकि हाना अरेंट ने पॉलिटिकल पावर की बात कही थी,
इन्होंने कहा था कि जब सब लोग मिलके आएंगे, एकदम कॉन्सर्ट में आएंगे, सब इकट्ठे होकर आएंगे, तब उनके पास पावर होगी, इतनी पावर होगी कि वो स्टेट की पावर से भी ज्यादा होगी। टू अराइव एट कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर दिया था इन्होंने। इन हर व्यूज व्हेन रूलर्स आर फोर्स्ड टू फुलफिल देयर डिजाइन अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल, इट मे बी कॉल्ड वायलेंस, तब इसको वायलेंस कहेंगे। तो इन्होंने जो कहा था, she views political institutions as manifestations and materialization of power. She views political institutions में इन्होंने कहा है कि पावर दिखती है। So when people act according to the principle of power, their achievements take the form of political institution. कि जब वो प्रिंसिपल ऑफ पावर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जब वो मिलके आते हैं, क्योंकि इनके लिए जो पॉलिटिकल पावर है, जो ज्यादा इन्होंने पावर के कॉन्सेप्ट को इन्होंने पॉलिटिकल पावर का कॉन्सेप्ट दिया था, कि जब लोग जो है कॉन्सेप्ट में आते हैं तब वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म करते हैं, फिर उनके हाथ में पावर होती है। तो ये सब था हना अरेंट का कहना। हना अरेंट का जो एनालिसिस ऑफ पावर है, यहाँ पे उन्होंने समझाया है कि ये ह्यूमन सोसाइटी है, एक तरफ जो लोग हैं पीपल, एक तरफ है रूलिंग क्लास। अब जो है पीपल है, ये मिलकर कंसर्टेड एक्शन लेंगे, जिसमें ये सब लोग मिलकर एक्शन लेंगे, तब इनके हाथ में पावर होगी। और फिर क्या करेंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म करेंगे, और फिर उसके बाद इक्वालिटेरियन ऑर्डर को इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि जब सब लोग, पूरी सोसाइटी के लोग मिलके आएंगे, फिर ये पॉलिसीज बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे, तो ये एक ऐसा ऑर्डर इस्टेब्लिश करेंगे जिसमें सबको फायदा हो, जिसमें सबको इक्वालिटी मिले। लेकिन रूलिंग क्लास जो है, इनके अकॉर्डिंग ये है कोर्सिव एक्शन लेती है, जबरदस्ती का, फोर्सफुली, और इसको वायलेंस कहेंगे, पावर नहीं कहेंगे। जो इनका एक्शन है, रूलिंग क्लास का जो कोर्सिव एक्शन है, इसको वायलेंस कहेंगे, और जिनको इन्होंने अथॉरिटी का नाम दे दिया है। और ये क्या करेंगे, हिरार्किकल ऑर्डर इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें एक रेस को एक कम्युनिटी को ऊपर रखा जाता है, दूसरी कम्युनिटी को इंफीरियर ठहराया जाता है, और ये क्या करते हैं, स्टेट फॉर्म करेंगे। सो ये हना अरेंट के व्यू पॉइंट से पावर को लेके। उसके बाद है पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी ऑफ पावर। जैसे कि हमने पहले भी, जब हमने आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर क्या कहते थे। जो मॉडर्निज्म था, मॉडर्निज्म, इसको क्रिटिसाइज करने के लिए पोस्ट मॉडर्निज्म ने जन्म लिया था। पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्टेक्स्ट थ्योरी का यही है कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है मॉडर्निज्म को। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो मॉडर्न तरीके हैं, इन्होंने सारी चीजों को यूनिवर्सल करने की कोशिश की है, लेकिन सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, सारी कम्युनिटीज के, सारे लोगों के। तो इन्होंने कहा है कि जितनी भी ये थ्योरीज बनी हुई हैं, उन्हें डीकंस्ट्रक्ट करो, और जो थ्योरी बनाने वाला है उसके व्यू पॉइंट से देखने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है जो चीज उसे दिख रही हो दूसरे को ना दिख रही हो। हमने एग्जाम्पल ली थी, जैसे कि एक इंसान यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, और बीच में बना है ये इंसान कहेगा कि ये 9 है, और ये इंसान कहेगा कि ये 6 है। तो ये दोनों इंसान अपनी अपनी पोजीशन से जब चीज को देखेंगे, तो ये एग्री, एक पॉइंट पे एग्री नहीं कर सकते हैं। दोनों में से ये, जिसको ये 9 दिख रहा है, वो कैसे कह देगा कि ये 6 है, और जो 6 दिख रहा है जिसको, वो कैसे कह देगा कि ये 9 है। तो इसके थ्रू उन्होंने समझाने, पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थिंकर थे, इन्होंने यही समझाया है कि कोई भी एक थ्योरी यूनिवर्सल नहीं हो सकती, कोई भी एक वैल्यू जो है सुपीरियर नहीं हो सकती है। सो इन्होंने अपने अपने ये कहा था कि जितनी भी कम्युनिटी है, डाइवर्सिटी को ज्यादा, इन्होंने प्लूरलिज्म पे ज्यादा फोकस किया था, डाइवर्सिटी में। So postmodernism stands for late 20th century movement in philosophy, art and literary criticism, which extends to various forms of social theory, including political theory. Its philosophical foundations correspond to the stand taken by Friedrich Nietzsche, German philosopher who believed that there is no truth. उन्होंने कहा था कि कोई एक ट्रूथ है ही नहीं। आप कैसे कह सकते हो कि एक ट्रूथ है? हो सकता है वो दूसरे की नजर से देखें वो ट्रूथ ना हो। तो इन्होंने कहा था कोई एक ट्रूथ नहीं है, कोई एक वैल्यू नहीं है, सब लोगों के अपने अपने ट्रूथ हैं, सबके लिए अपनी अपनी वैल्यूज हैं, वो सब जो है आपस में compete कर रहे हैं, और जो डोमिनेटर, जो रूलिंग क्लास है, जो डोमिनेट करेगा एक ही आइडिया, उसी की वैल्यू डोमिनेट करेगी, जिसके हाथ में पावर होगी। So accordingly there is no objective reality, only a plurality of perspectives. जैसे कि हमने पढ़ा था कि हिंदू मुस्लिम रायोट्स हुए हैं, तो एक हिंदू मुस्लिम रायोट्स में एक हिंदू इंसान है, एक मुस्लिम है।
ये दोनों को हम दे देंगे कि इन जो रायोट्स को आप एनालाइज करो, इसके रीजंस वगैरह सारा कुछ। तो हिंदू जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा दिखाने की कि हिंदूज की कोई गलती नहीं थी, ये नेचुरल है। और जो मुस्लिम कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कि मुस्लिम्स की कोई गलती नहीं थी। ये हम इंसानों में नेचुरल है कि हम जिस क्लास को, जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उस क्लास को कभी बुरा नहीं कहेंगे, उस कास्ट को कभी बुरा नहीं कहेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा अपनी कास्ट को सुपीरियर कहेंगे। और कभी हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि हमारी कास्ट के लोगों ने गलत किया है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई न्यूट्रलिटी तो है ही नहीं, कोई न्यूट्रलिटी नहीं है। ये अपने पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेगा और ये अपने पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेगा। तो इन्होंने कहा है पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स ने कि कोई एक रियलिटी नहीं है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशंस है। Only a plurality of perspective. Similarly, there is no genuine distinction between right and wrong. Right and wrong के लिए के बीच में कोई distinction है ही नहीं। एक इंसान के लिए कोई चीज right हो सकती है तो दूसरे के लिए वही wrong। For example, जैसे कि ट्रिपल तलाक का इशू ले लो। ट्रिपल तलाक में अब क्या है कि ट्रिपल तलाक जो हमारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है उनके लिए तो बिल्कुल सही है कि ये सिस्टम गलत ही नहीं है, क्योंकि वो तो समझते हैं कि इस सिस्टम में कोई खराबी नहीं है ट्रिपल तलाक वाले में। लेकिन जो लिबरल थिंकर्स हैं वो क्या कहेंगे, सिस्टम बिल्कुल गलत है। तो एक ही टाइम पे एक ही चीज कुछ थिंकर्स के लिए सही है और कुछ के लिए गलत कैसे है। तो इन्होंने यही कहा है कि आज के टाइम पे कोई जेन्युइन डिस्टिंक्शन राइट एंड रॉन्ग के बीच में है ही नहीं। एक ही चीज एक टाइम पे एक के लिए सही और दूसरे के लिए गलत हो सकती है। ये हमारे माइकल फूको प्रोनाउंस करेंगे इसको। माइकल फूको जो थे ये भी पोस्ट मॉडर्निस्ट थे। तो इन्होंने क्या कहा है कि अब जो पहले जो ट्रेडिशनल अजम्पशंस थे पावर के, उन्होंने इसे वो सबको चैलेंज किया है। तो उन्होंने कहा है कि हाउएवर न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑपरेट्स थ्रू डिसिप्लिनरी नॉर्म्स। जो अब पावर है वो डिसिप्लिनरी नॉर्म्स के थ्रू काम करती है रादर देन थ्रू कमांड एंड ओबीडियंस रिलेशनशिप। पहले क्या होता था, स्टेट कमांड करता था, लोग जो है ओबे करते थे उनके रूल्स को, तो ये वाला रिलेशनशिप होता था। तो अब उन्होंने कहा है कि पावर जो अब सोशल इंस्टीट्यूशंस में है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे स्कूल्स कॉलेज, ये सारी चीजों जो है इनमें पावर है। यहाँ तो यहाँ पे जो सब पढ़ाया जाता है, रूल्स बताए जाते हैं, वहाँ वो एक टाइप का डिसिप्लिन जो है वो क्रिएट करते हैं, दूसरे लोग जो अपनी मर्जी से उसे फॉलो करते हैं। सो असाइलम इज इन क्रिएटेड डिसिप्लिनरी पावर को क्रिएट करने में करते हैं स्कूल्स, प्रिजन्स, असाइलम्स। तो इन्होंने डिसिप्लिनरी पावर की बात की थी। डिसिप्लिनरी जो पावर है यही क्रिएट करती है गवर्नड मेंटालिटी। तो यही है कि ये पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं। इन्होंने अपने व्यू पॉइंट से बताया है कि जो पहले जो कमांड एंड ओबीडियंस का रिलेशनशिप होता है पावर के लिए, तो अब वो नहीं रह गया है। अब क्या होता है कि पावर ऑपरेट्स थ्रू डिसिप्लिनरी नॉर्म्स, और अब जो पावर है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस में है। अब की जो पावर है वो कोर्सिव नहीं, प्रोडक्टिव है, क्योंकि जब स्कूल्स कॉलेजेस ये सारी जगह पे लोगों को डिसिप्लिन किया जाएगा, तो अपनी डिसिप्लिन किया जाएगा तो वो कोर्सिव नहीं होगा रादर देन प्रोडक्टिव, क्योंकि उनके अपने फायदे के लिए किया जाएगा। पावर इज नॉट इन इंस्टीट्यूशन बट इन नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस। सो ये सब था पावर का पूरा कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है, पावर के बारे में सारा कुछ। सो बाकी जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।